गुड नाइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। तो मैं आप लोगों को वस्त्र विज्ञान एवं परिधान डॉक्टर वृंदा मैम की बुक बता रही थी। मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें से मैंने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर फिनिश कर दिया। आज ऊन स्टार्ट करूँगी, फिर ऊन रेशम रेयान 5 और बचेगा। आपका पूरा एक इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट खंड है, ख़त्म हो जाएगा। जब सब खत्म कर दूंगी उसके बाद आपको रेसे का परीक्षण पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये रेसा पढ़ा था तो इसमें क्या क्वालिटी थी, तो उस पर ये परीक्षण किस वजह से हो रहा है, तो उसका क्या असर दिखेगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को मैंने छोड़ दिया। जब सारा कंप्लीट करवा दूंगी यहाँ से पोर्शन, तो ताप सुनम में रेशे के बाद फिर मैं वो करवाऊंगी आपको, ठीक है। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं देखिए धीरे धीरे करते हुए 12 चैप्टर 12 इसमें है, जिसमें से 7वां शायद मैं आपको करा रही होंगी। 7वां नहीं, 8वां चैप्टर। धीरे धीरे देखिए मैंने 8वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया, जिसमें से मैंने यूथ के सारे क्वेश्चन कराए। अभी तो बस यूथ के करा रही हूँ, इसलिए कि मुझे आप लोग को कंप्लीट भी करवाना है इस वजह से। और जब मैं ये जो सेक्शन मैं कंप्लीट कर लूँगी, मतलब जो पार्ट मैं होम साइंस का जो सिलेबस है टीजीटी का, उसको जब मैं सेक्शन कंप्लीट कर लूँगी तो उसके बाद मैं छोड़ूंगी नहीं कि मैं छोड़ दूँगी। मुझे 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो देना होगा, दूंगी, इसीलिए वाईफाई लगवाया। लेकिन फिर मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन मतलब एक एक चैप्टर से क्वेश्चन करवाऊँगी कि भूलने ना पाए आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समराइज़ करती हूँ, मतलब थोड़ा सा उसका प्रस्तावना टाइप में बता देती हूँ उनके बारे में। तो ऊन क्या होता है, एक विशिष्ट फाइबर, मतलब एक अच्छा फाइबर जंतु जगत से प्राप्त होने वाला फाइबर है, जिसमें 2 रेशे आते हैं। एक क्या आता है, रेशम आता है, और दूसरा क्या आता है, ऊन आता है। ये किससे प्राप्त होने वाला है, तो जब मैं आपको वर्गीकरण बता रही थी तो उसमें बताई थी कि प्रकृति जगत से 3 रेशे प्राप्त होते हैं। एक क्या होता है, तो वनस्पति से, दूसरा जंतु से, और तीसरा खनिज से, ठीक है। तो ये जानता रेशे के अंतर्गत आता है। ऊन मतलब जंतुओं से प्राप्त होता है, ये किसी प्लांट बेस्ड फाइबर नहीं। ये क्या है, तो ये एनिमल बेस्ड फाइबर है। जैसे किससे प्राप्त होता है, जैसे आपको ऊंट से प्राप्त होगा, लामा से प्राप्त होगा, भेड़ से प्राप्त होगा, बकरी से प्राप्त होगा, खरगोश से प्राप्त होगा। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जानतो रेशा कहते हैं, एनिमल फाइबर कहते हैं। इतनी चीज़ें आप जान लिए। अब इसमें क्या है, कहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त करने का इसका मुख्य स्रोत क्या है, जंतु, जिसको मैंने आपको भी बताया कि मतलब ऊँट हो गया, अल्पाका हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया। इसमें कुछ विशिष्ट होते हैं, जैसे पश्मीना हो गया, पश्मीना की शॉल ये कश्मीरी बकरी से प्राप्त की जाती है। जैसे मिंक कोट हो गया, ये कुछ इसमें क्या था, इसमें स्पेसिफिक चीज़ें हैं, मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जिसके बारे में मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, और आशा करूंगी कि आप इसको कभी भूले नहीं। मतलब ऐसा बताना चाहती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें कभी भूले नहीं। और आपके लिए मतलब आपसे मैं एक सजेशन लेना चाहती हूँ कि क्या अगर बच्चे मुख्य सेविका के भी टॉपिक पढ़ने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के दें, तो मैं एक एक टॉपिक, मुख्य सेविका का सिलेबस आज मैंने मंगाया है, तो मैं मुख्य सेविका का भी एक एक टॉपिक, जैसे बीमारियाँ शुरू कर दी तो एक दिन उसी के साथ थोड़ा सा, जैसे मैं 9th पढ़ा रही हूँ ना, वैसे ही उसको भी, जैसे डिप्थीरिया, तो फिर उसके साथ ये काली खांसी हो गई, और ये डायरिया हो गया थी, जो बीमारियां हैं, और प्रोटीन वगैरह तो न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ तो उसमें तो आएगा ही। तो ऐसे करके उसके भी कुछ पार्ट, विवाह हो गया, जैसे ये सब जो उसमें मैंने मंगाया, तो मैं उसको भी सोच रही हूँ कि एक एक पॉइंट बस थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भर जाता है, तो थोड़े थोड़े करके शायद बताऊँ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। अगर आप लोग मेरे से इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम आप बताओ, तो मैं बताऊंगी। मैं कोई आप लोग पे फोर्स नहीं करना चाहती। मैं आप लोग को कभी नहीं कहती कि आप मेरी वीडियो देखो, आप देखो ही देखो, क्यों नहीं देख रहे हो बच्चा, ये मैं बना रही हूँ ना। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछ के तो वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो आप लोग का मन किया करे, देखा करो, अगर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखा करो। अगर नहीं देखने का मन है, अगर कुछ आपको सजेशन हमें देना है, कुछ सजेस्ट करना है कि मैम ऐसे बनाओ, ये बनाओ, कुछ कमी है, कुछ ज़्यादा है, वो भी आप हमको बताया करो। मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि हम ही आपके बीच में से ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं, इंसान क्या होता है, वो कहते हैं ना, इंसान जो होता है कैसे सीखता है, तो अनुभवों से ही सीखता है। तो आप लोग सजेशन देंगे, आप लोग अपने अपने बातें बताएंगे, तो हो सके उससे भी मैं कुछ सीख सकूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं कि मुझे मैं मेरी कोई कमी बताएगा तो मुझे बुरा लगता है, नहीं, मुझे अच्छा लगता है मेरी कमियाँ अगर कोई बताता है तो, ठीक है। इसलिए चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत बातें हो गई। चलिए
ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ठीक है, ये देखिए ऊन है, कैसा रेशा तो जानते हो रेशा। अब तक आपने क्या पढ़ा था, तो आप बोलेंगे मैम अब तक आपने तो हमें वेजिटेटिव जो फाइबर होते हैं जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसके बारे में आपने बताया, जैसे जूट के बारे में बताया, कपास के बारे में बताया और लिनन के बारे में बताया। अब क्या बताने जा रही है मैम, तो आप बोलेंगे मैम अब आप ऊन बताने जा रही हो जो किस पे मतलब डिपेंड है, तो बोलोगे मैम आप जंतु पे, जानते हो एनिमल के जो फाइबर्स होते हैं उनके जो बाल होते हैं उस पर डिपेंड होता है, ऊल उसी से बनता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊन एवं रेशम, ऊल एंड सिल्क प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन की मुख्य खासियत क्या होती है, इसमें क्या नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर भी इनको कहते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए। प्रोटीन के बने होते हैं और जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कॉपी पे सब थोड़ा थोड़ा करके, वैसे भी बताऊँगी, परेशान हो, पहले बुक पढ़ो। इस कारण इनमें कई प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों ही रेशे जानता रेशे, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, जानता रेशे एनिमल फाइबर कहलाते हैं क्योंकि ये जानवरों से प्राप्त होते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ से तथा रेशम के कीड़े सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। यहाँ पे दोनों को इसलिए बताया जा रहा है कि ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन फाइबर हैं, इनमें कुछ सिमिलरिटी होती है। ठीक है, प्रोटीन की क्या खास बात है कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होता है 16%। ठीक है, इसको उसकी खासियत होती है प्रोटीन की, तो इसमें क्या होता है नाइट्रोजन पाया जाता है इन रेशों में। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटीन फाइबर कहे जाते हैं और उसके अंतर्गत रखे जाते हैं। और ये बेसिकली है क्या, तो जानता हूँ रेशे हैं। ठीक है, इतनी सी बस बात अभी तक हम आपको बताएं। इसमें से भी क्वेश्चन आने को आए हुए हैं, यूथ में मैंने देखा है, मतलब पीछे के क्वेश्चन, तो इसमें से इतने से भी आए। अगला आता उद्गम एवं इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो इन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी एवं वर्षा से रक्षा करते हैं। प्रकृति ने सबको रक्षा करने का एक माध्यम दिया है। जैसे आपकी आंखों को रक्षा करने के लिए आपकी पलकें बनाई है ना गॉड ने, आपके बाल हैं, हेयर्स हैं, तो आपके हेड की रक्षा करते हैं ना। वैसे क्या प्रकृति ने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे देखो जानवरों को पूंछ दिया है, हमको हाथ दिया है, कहीं खुजली हुआ, कहीं मक्खी कोई तो हम हटा लेते हैं। जानवरों को गॉड ने क्या दिया है, पूंछ दिया हुआ है, उसका उपयोग करते हैं, झाड़ के बैठते हैं, कहीं कुछ हो रहा तो उससे वो कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, उनके शरीर पे बाल दिया, उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, उनको कोई स्वेटर नहीं बना के देता, तो वो क्या होता, गॉड ने उनको क्या हुआ गिफ्ट में दिया है कि उनको उनके बाल जो कि क्या होते हैं मानव उनका उपयोग करते हैं, तो जो उनके लिए क्या है, उनके शरीर पे जो बाल होते हैं वही क्या करते हैं, उनको सर्दी, गर्मी और वर्षा से बचाते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार युग में हुई थी। आपको जब मैंने पीछे पढ़ाया था तो आपको ये चीज़ बताई थी ना, क्या बताया था मैंने कि क्या करते थे, कैसे स्टार्ट हुआ इन रेशे फाइबर से वस्त्र बनाने, तो क्या ये जानवरों की खाल को मतलब जानवरों को खाते थे, उनको मारते थे, उनके मांस को खाते थे, उसके खाल को क्या करते थे, जो फाइबर जिसके रेशा रहता था उसको अपने अंदर स्किन से टच करके रखते थे, जो खाल रहता था उसको बाहर रखते थे। धीरे धीरे उन्होंने चिड़ियों को देखा कि कैसे ये बना रही कर रही हैं, बुन रही हैं, उससे क्या हुआ, उनका मस्तिष्क विकास हुआ, उनके मस्तिष्क का, मानव का भी तो धीरे धीरे विकास हुआ, तो ब्रेन का भी विकास हुआ। तो उसने क्या की, वहाँ से क्या की, चीज़ों से उसने बुनाई मतलब नीटिंग का कह सकते हैं वीविंग करने का एक तरीका सीखा जो उन्होंने करना स्टार्ट किया। ठीक है, सभ्यता से पूर्व अति प्राचीन काल में आदि मानव पशुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करता था तथा उसकी खालों से शरीर आवरण करके स्वयं को धूप, सर्दी एवं वर्षा से बचाता था। इस प्रकार उसे खालों एवं खालों पर उपस्थित बालों के महत्व की जानकारी हुई। धीरे धीरे मानव ने अनुभव किया कि बहुत अधिक प्रयोग के पश्चात खाल पर उपस्थित बाल ताप एवं दबाव से आपस में सटकर चिपक जाते हैं। इस गुण का उपयोग, जैसे आपके बाल हैं, अगर आप अपने बाल को 2 से 4 दिन या हफ्ते या 15 दिन मत धुलो तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बाल में कोई ऑयलिंग किया हो, मतलब तेल लगाए हुए हैं, जो कि आपने तेल अगर नहीं भी लगाया, प्रैक्टिकल के लिए करके भी देख लेना, आपको ऐसा फील होगा कि आपके बाल में तेल लगे हैं। तो वो कहाँ से ऐसा होता है, आपके सीबम होते, छोटे छोटे रोए होते हैं ना आपके सिर में, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वो मतलब निकलते हैं, वहाँ से वो जो आपकी बॉडी में भी चर्बी, हमारी भी बॉडी में तो चर्बी, पसीना के साथ क्या होता है, हमारी बॉडी से भी ऑयल निकलता है, इंक्रीज होता है, तो वो क्या होता है, उसमें जब धूल वगैरह, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, तो उसमें बाल चिपकते आते हैं। आप कहते हैं ना बाल धुले बहुत गंदगी निकली, क्या होता है, उसी में क्या होता है, धूल वगैरह मिट्टी मिल जाती है तो बाल से क्या होता है, गंदगी निकलती, कहते हैं बाल शैम्पू के बहुत गंदा हो गया है बाल। ठीक है, चिप चिप सा लग रहा है, तेल तेल सा लग रहा है, तो वो क्या होता है, वही चीज़ उन जानवरों के साथ भी होता था। जब वो उनको यूज़ करते थे तो अगर वो ताप और दाब के संपर्क में ऐसे आए तो क्या वो एक दूसरे में उलझ गए। ठीक है, तो उससे उनको दिमाग में किसका है, तो फेल्टिंग जो बनता है ना, नमदा का ज्ञान देखो उनको वहीं से हुआ, ये ऐसे ताप और दाब दिए और क्या हुआ, चिपक गया, जिसका उपयोग
उपयोग उनको और अच्छा मतलब महसूस हुआ है। तो वही चीज़ सटकर चिपक जाते थे। इस गुण का उपयोग उसने वस्त्र निर्माण में किया। इस प्रकार उसने बालों को फंसाकर इंटरलॉक्ड एवं जमाकर फेल्टिंग वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। उसने यह अनुभव किया कि खाल सहित बालों की अपेक्षा केवल बालों से बने वस्त्र ज़्यादा आरामदायक है तथा अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार उसने ऊनी वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, कब? जब उसके ताप से क्या हुआ, ताप और दबाव से जब उसकी स्किन से वो टच हुए, ताप दबाव लगा, इनकी क्या बोलते हैं ऑयल निकलते हैं जो बॉडी से, वो पसीने में जब वो सटा तो क्या हुआ, वो फेल्ट हो गए, जम गए। उससे उनका दिमाग काम किया कि ऐसे तो वस्त्र भी बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो काम शुरू कर दिया। ठीक है, इस प्रकार उसने ऊनी वस्त्र बनाना प्रारंभ किया। शायद ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी ठंडे प्रदेशों में ही पहले शुरू हुआ होगा। आज भी बाल सहित खाल का प्रयोग फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने देखिए इससे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बना के रखा हुआ है कि बाल सहित खाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। जब मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी ना, तो ये जो मेरी नोट्स वगैरह जो मैंने रखे हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे बंच बना के, ये वाली लेके नहीं आई शायद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे से कराऊंगी बच्चे, जितना अच्छे से, चाहे मेरे 100 सब्सक्राइबर रहे, चाहे 50 रहे, चाहे 10 रहे, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगी। तो यहाँ तक हो गया। फिर नंबर आता है, खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना पड़ता था। भाई मारना पड़ता था, अगर ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी, उस प्रजाति को ही खत्म कर देंगे मार मार के। इसी हिसाब से तो कलर का भी निर्माण, जो रंग हुआ, पहले प्राकृतिक में जब डाई वाले चैप्टर बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी, जब रंगों का निर्माण किया गया ना, तो मेहंदी से प्राकृतिक रूप से एक क्रॉनिकल मछली होती है जो समुद्र में स्पेसिफिक मतलब वहीं पाई जाती, उसको मार के, उसको पता नहीं कितने मार के, तो उसके बाद थोड़ा सा 10 ग्राम 5 ग्राम तेल रंग निकलता था। इन्हीं सब की वजह से ये सिंथेटिक जो संश्लेषित जो मानव निर्मित चीज़ें आने लगी ना, वो उन्हीं से ही क्या हुई, उन्हीं से मतलब कह सकते हैं कि मतलब वहीं से माइंड मतलब आगे बढ़ा कि नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो ये तो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना हम इस चीज़ को केमिकल के थ्रू बनाएं। तो वहीं से मानव ने इन चीज़ों का निर्माण किया, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, चीज़ें बनना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि मानव सभ्यता भी धीरे धीरे विकसित हुई, इनका माइंड ब्रेन भी बढ़ा। ठीक है, तो आपने देख लिया फर और फेल्ट का निर्माण हुआ। खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना, दिख नहीं रहा बच्चे, दिख रहा, खाल प्राप्ति हेतु जानवरों को मारना पड़ता था। जानवरों के मारने से उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होने लगी। देखिए वही बात लिखा है, कमी होने लगी। इतना ही नहीं, कई विशेष किस्म के जानवरों की जाति ही समाप्त होने लगी। अतः जानवरों ने इस क्या यार अतः मानवों ने इस बात का प्रयास किया कि जानवरों को न मारकर केवल उनके शरीर पर उपस्थित बालों को ही काट लिया जाए और फिर उन बालों से वस्त्र बनाए जाएं। इस प्रकार के फलस्वरूप उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, उनके शरीर से बालों को काटकर, भेड़ वगैरह देखिए लोग खूब पालते हैं। मैं तो गांव में रही हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि गांव में मतलब लोग अपने अपने खेतों में ना भेड़ जो चराते हैं, उन लोगों को कभी बोलते हैं अपने अपने खेतों में बैठने के लिए बोलते हैं। उससे क्या होता है, शायद भूमि उपजाऊ होती है, तो वो जो इतने भेड़, देखिए अब हमारे साइड में भेड़ों से मिला हुआ ये फेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा भेड़ वाला कंबल कहते हैं, भेड़िया हुआ कंबल ऐसे करके बोलते हैं, भेड़ से बनता है। और वो कंबल थोड़ा सा चुभने टाइप का होता है, ब्लैक ब्राउन वाइट में भी आजकल बनता है। तो भेड़ों से जस्ट किस माध्यम से बनता है, तो वही नमदा मतलब उनको जमा करके बनाया जाता है। जो वो कंबल होता है ना, लोग पुराने टाइप में दादाजी यूज़ करते थे, आज भी लोग वो खोजते हैं योगा वगैरह करने के लिए, वो मिलता ही नहीं, क्योंकि चीज़ें क्या हो, इतनी सिंथेटिक चीज़ें आ गई कि वो सब मिलना ही बंद हो गया है। ठीक है, तो भेड़ों को लोग पालते हैं, ढेर सारे झुंड में भेड़ आते हैं, कहीं बैठते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे ऐसे करके बालों को काट कर पतले, कहाँ में थी, पालना मतलब पालना शुरू कर दिया। ये बालों को काटकर पतले धागे में बटकर उनसे बुनाई करके अथवा ताप नबी एवं दाब में उपस्थिति में जमा कर वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। किसने, तो मानवों ने। ठीक है, अब मारना नहीं, अब पालना शुरू कर दिए। सर्वप्रथम, वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला कहाँ प्रारंभ हुई, तो देखिए इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ठीक है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला कहाँ प्रारंभ हुई, तो मैम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। एग्जाम में आएगा तो भूलना नहीं। यहाँ अति प्राचीन काल से सन 18 AD से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ के ऊनी वस्त्र अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट एवं आकर्षण के लिए
क्या थे, विश्व भर में प्रसिद्ध थे। कहाँ के, तो आप बोलोगे मैम जहाँ सर्वप्रथम ऊन का निर्माण हुआ। तो आप कहाँ पे हुआ मैम ने पूछा, तो आपने बताया मैम इंग्लैंड में हुआ। वहीं पे क्या होगा, इसलिए अच्छी क्वालिटी का वहीं पे मिलेगा, क्योंकि भाई बहुत पहले से कर रहे थे, तो उसके कैसे उसके क्रेज़, उसकी क्वालिटी, उससे बनने वाले वस्त्रों के बारे में उनको जानकारी भी तो ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा उसके बारे में जानेंगे भी। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा जाना, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, ज़्यादा सफल काम किया। ठीक है। श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कोटि के ऊनी वस्त्रों का उपयोग राजा महाराजा अपनी पोशाकों में किया करते थे। जैसे लिनन का उपयोग बड़ा रेशा था महंगा वाला राजसी, उसका उपयोग भी राजा महाराजा सामंत वगैरह किया करते थे। वैसे इसका प्रयोग भी कौन करता था, ऊनी मतलब उत्कृष्ट कोटि का, जो अच्छी क्वालिटी का होता था उसका प्रयोग कौन करता था, तो राजा महाराजा, मतलब जो रिच हुआ करते थे वो करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि मेसोपोटामिया, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। मेरा मन तो करता है मैं लाइव आऊँ और लाइव आप लोग से खूब क्वेश्चन करूँ, लेकिन अभी आ नहीं पाती। चलिए जब पढ़ा लूँगी तो फिर लाइव आऊँगी और क्वेश्चन किया करूँगी बस ऐसे बुक खोल के। यहाँ अति प्राचीन काल से भेड़ पाले जाते थे व उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ठीक है, कहाँ, मेसोपोटामिया में ऊनी वस्त्र का निर्माण का जन्म स्थान है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि जो मेसोपोटामिया था ना, कुछ सभ्यता जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, ये सब क्या थी, खुदाई के बाद इनका पता चला है। ठीक है। और यहाँ पे, और अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, लोग जीके में पढ़े भी होंगे, हिस्ट्री भी लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखते होंगे आज जो हम काम कर रहे हैं, जैसे रूम बनाते, जैसे नालियाँ बनाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की तारीफ थी कि उनकी नालियाँ बनती थी, वो भी ढके प्रकार की ढकी हुई नालियाँ बनती थी। सोचिए आज से कितने वर्ष पहले, लेकिन वहाँ की सोचिए वहाँ पे कितने वो लोग सभ्य रहे होंगे, उनका कल्चर, उनकी टेक्नोलॉजी, कि रूम बनता था, नहाने के लिए स्नानागार बनता था, सोचिए कितने वो लोग आगे थे। ठीक है। तो वही चीज़ है कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण का जन्म स्थान कहाँ मानते, तो मेसोपोटामिया को माना था। और क्यों मानते, क्योंकि ये ऐतिहासिक साक्ष्यों में प्रमाणित हुआ है। यहाँ अति प्राचीन काल से भेड़ पाले जाते थे वह उनके बालों से वस्त्र निर्माण किया जाता था। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरियों, ठीक है, जिसको कहते थे हेडमैन, द्वारा मैरिनो जाति की भेड़ों को पाला जाता था। याद करिएगा ध्यान से, ईसा की पहली शताब्दी में, कब, ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडरियों द्वारा मैरिनो जाति की भेड़ों को पाला जाता था, जिससे उत्तम कोटि के ऊन की प्राप्ति होती थी। इसे मैरिनो ऊल के नाम से जाना जाता था। मैरिनो ऊल किस भेड़ से प्राप्त किया था, मैरिनो ऊल किससे प्राप्त किया था, भेड़ से कि बकरी से, आप बोलेंगे भेड़ से। और ये भेड़ कौन पालते थे, तो वहाँ के गडरिया पालते थे। ईसा की जो पहली शताब्दी थी उसमें वहाँ पे क्या, वहाँ के गडरिया इसको पालते थे। ठीक है, भेड़ों को पालते थे, उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त करते थे, जिसे क्या कहते थे, तो मैरिनो ऊल कहते थे। इस चीज़ को याद रख, क्या कहते थे, मैरिनो ऊल कहते थे। ये उत्तम कोटि का ऊन होता है। फिर आप देखो कौन सी शताब्दी आ गई, 13वीं शताब्दी तक। 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन उत्पादन का कार्य होने लगा। आपने अमेरिका का पढ़ा था ना कि उसमें भी 13वीं शताब्दी में होने लगा था, शायद लीनन में मैंने पढ़ाया था। फिर 17वीं शताब्दी में, नहीं, कपास में, फिर 13वीं शताब्दी में अमेरिका ने कपास का काम करना शुरू किया। देख लेते हैं, 17वीं शताब्दी में लीनन का करना शुरू किया, इतना तो याद है, लेकिन इसका मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा, थोड़ा देख लेते हैं, याद हो जाएगा। हाँ सही बात, इंग्लैंड ने 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अमेरिका ने स्टार्ट किया था। देखो ये देख लो, क्या कपास, इस मैं इसलिए दिखाई हूँ कि आप लोग को चीज़ें अगर भूल रही हो या हमें ही भूल रही हो तो ये चीज़ें याद हो जाए। विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो प्रेजेंट टाइम में तो इंडिया का है, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग कब के, 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने, 17वीं शताब्दी में अमेरिका ने। और लीनन का किसने किया था, देख लीजिए। हमारा भाई ये ख्वाहिश नहीं कि मैं कह दूं कि मैंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, मैंने टेक्सटाइल पढ़ा दिया। मेरी एक शौक़ है कि जो बच्चे मुझसे पढ़ें वो कहें कि मैम ने अच्छा पढ़ाया और समझ में आया। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे, मैंने इसका भी तो देखा था 17वीं, हाँ देखिए, 17वीं शताब्दी में आयरलैंड भी लिनन उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन गया था, और 18वीं शताब्दी में अमेरिका।
उसमें किस शताब्दी में था? तो 17वीं शताब्दी में अमेरिका ने स्टार्ट किया था। क्या? तो कपास। इसमें कब किया था? तो 18वीं शताब्दी में अमेरिका ने स्टार्ट किया। 17वीं शताब्दी में आयरलैंड ने इसका उत्पादन स्टार्ट किया था, इसीलिए आयरलैंड में उत्तम कोटि का होता है। रूस प्रथम स्थान पे है और मिस्र की भूमि के लिनन की भूमि किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने देखो 2 चीज़ें क्लियर हो गई ना आपकी। अब आओ स्पेन में। तो 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन उत्पादन का कार्य होने लगा था और वहाँ 13वीं शताब्दी में कहाँ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने कपास का काम शुरू किया था और देखो 13वीं शताब्दी में स्पेन में ऊन का कार्य हो रहा था। ठीक है, होने लगा था। यहाँ का ऊन मेरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध था। कहाँ का ऊन? तो आप बोलेंगे मैम स्पेन का ऊन। स्पेन का ऊन, ठीक। और किस सदी में? तो आप बोलेंगे मैम 13वीं सदी तक। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन हो रहा था। यहाँ का ऊन ही क्या था? मेरिनो ऊन था। मेरिनो ऊल यही था, यहीं से समझ लो कि मेरिनो ऊल गड़रिया पाल रहे थे पेड़ों को। ठीक है, और मेरिनो ऊल वही बना रहे थे। वही यहाँ से 13वीं शताब्दी में कह रहे हैं, 13वीं शताब्दी में स्पेन के ऊन उत्पादन में कार्य मतलब अच्छा हो रहा था। फिर मेरिनो ऊन उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते हैं। इनसे बने वस्त्र अति कोमल, बारीक, सौंदर्यमय एवं आकर्षण लगते हैं। ठीक है, अतः अन्य देशों ने भी स्पेन से मेरिनो जाति की भेड़ों को मंगवाकर अपने यहाँ पाला तथा ऊन के किस्मों को उन्नत किया एवं श्रेष्ठ बनाया। आजकल विश्व के अनेक देशों में ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है। अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊन वस्त्रों के मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। क्या? अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देश ऊन वस्त्रों में प्रमुख उत्पादन रखते हैं। हम क्या है? एशिया में आते हैं। कौन से महाद्वीप में आते हैं? तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, भारत में भी अति प्राचीन काल से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसका प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों से एवं मोहनजोदड़ो। देखो आपको बताएं, यहाँ मेसोपोटामिया और देखो हमारे यहाँ किसकी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किसने किया था? हाँ, दयाराम साहनी, राखाल दास किए थे ना। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई इन्हीं लोगों ने किया था, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, जिन पर आकर्षक डिजाइनों से निर्मित ऊनी वस्त्र लपेटे गए थे। टाइम मिलता तो आप लोगों को जीएस भी पढ़ाती, जीके भी पढ़ाती, पढ़ाऊंगी, एलटी के लिए पढ़ाऊंगी, सब कुछ पढ़ाऊंगी। लपेटे, मैं जब आ गई यूट्यूब पे तो आप लोग को हर चीज़ बताऊंगी जितना मुझे आता है। जिन पर आकर्षक डिजाइनों से निर्मित ऊनी वस्त्र लपेटे पाए गए। कहाँ? मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो प्रतिमाएं थी ना, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी, उस पर क्या था? ऊनी वस्त्र लपेटे, क्या वो आकर्षण, उसमें डिज़ाइन भी की हुई थी। ये भी ध्यान रखिए, उसमें डिज़ाइन की गई ऊनी वस्त्र लपेटे गए थे। भारत में निर्मित ऊनी वस्त्र कंबल, शाल, फेरन एवं अन्य परिधान अपनी श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, बारीकी। फेरन जो शायद जो कश्मीर में जो वो डालते हैं ना, ऊपर से नीचे लबादा टाइप का जो होता है, उसे ही फेरन कहते हैं। मैं इसका आपको डालूंगी फेरन के बारे में। उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षक, डिजाइन एवं कोमलता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो अपनी श्रेष्ठता के लिए, अपनी उत्कृष्टता के लिए, बारीकी के लिए, सूक्ष्मता के लिए, गर्माहट के लिए और आकर्षण के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाभारत में भी ऊनी वस्त्रों के वर्णन मिलते हैं। वैदिक काल में भी ऋषि मुनि पशुओं की खालों को शरीर आवरण के रूप में प्रयोग करते थे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप अगर भगवान शिव की प्रतिभा को ध्यान से देखते होंगे तो अगर आप कभी देखे होंगे तो उनको क्या, शेर की खाल के ऊपर उनको बैठते हुए दिखाया गया है। आप उस चीज़ को देखिएगा, शेर की खाल के ऊपर वो बैठे रहते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स में उनके ये चीज़ रहता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि भारत में सबसे पहले ऊन उत्पादन का कार्य कहाँ हुआ? कश्मीर में। और आपको बता रहे, और सबसे पहले ऊनी वस्त्र का मतलब ये कला कहाँ प्रारंभ हुई? तो आप बोलेंगे मैम इंग्लैंड में। और मैरिनो वूल कहाँ बना? तो आप बोलेंगे मैम 13वीं शताब्दी में स्पेन में। और मैरिनो वूल कैसा होता है? तो आप बोलेंगे मैम उत्कृष्ट कोटि का होता है। राजा महाराजा जो पैसे रिच लोग होते थे उसका प्रयोग करते थे। और ये किस शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई? तो ईसा की पहली शताब्दी से इसका बनना शुरुआत हो गई। गडरियों द्वारा पाला जाता था ये भेड़े, उनके द्वारा इन ऊन को बनाया जाता था। ठीक है, और इतनी बात आप समझ गए। और इसका अब कहाँ कहाँ केंद्र है या उत्पादन में प्रमुख स्थान है? तो अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साथ में भारत भी है। भारत में भी अच्छी क्वालिटी की ऊन का निर्माण किया जाता है। उनसे बने वस्त्र जो है अपनी उत्कृष्टता, बारीकी, सूक्ष्मता, गर्माहट, आकर्षण, डिजाइन एवं कोमलता के लिए क्या है? विश्व भर में प्रसिद्ध है। और
भारत में सबसे पहले ऊन का उत्पादन कहाँ हुआ, तो आप बोलेंगे मैम कश्मीर में हुआ। ठीक है, कश्मीर कहाँ है, मैप के माध्यम से आपको मैं सब कुछ बताऊंगी अभी। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों की ओर से दूत बनकर जब श्री भगवान श्री कृष्ण कौरव दरबार में पहुंचे थे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने इन्हें 10,000 कश्मीरी साल भेंट कर उनका स्वागत किया था। ईसा से पूर्व जब सिकंदर ने भारत आक्रमण हेतु भारत में आगमन किया था, तब उसने भी भारतीयों को ऊनी वस्त्र पहने देखा था। इस बात का प्रमाण उनके द्वारा लिखे गए लेखों में मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार मॉन्टगोमरी मार्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कौन, मॉन्टगोमरी मार्टिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन भारत में निर्मित ढाका की मलमल एवं अद्वितीय कश्मीरी साल सीजर के दरबार में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल के ढाका की बात ढाका की मलमल की बात की है। ठीक है, मलमल का मतलब क्या, यही कॉटन का जो महीन मुलायम कपड़ा होता है ना, उसे मलमल कहते हैं। और क्या, कश्मीरी साल मतलब क्या, ये दोनों की उन्होंने तारीफ की, किसने की, तो मॉन्टगोमरी मार्टिन ने की। ठीक है, कश्मीरी साल के पश्मीना साल अपनी सुंदरता और काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, ये काफ़ी महंगे मिलते हैं पश्मीना शाल। ठीक है, कश्मीर के पश्मीना शाल अपनी सुंदरता, श्रेष्ठता, उत्तमता, कोमलता एवं आकर्षक डिजाइन के लिए दूर दूर के देशों तक प्रसिद्ध थे। यह साल अत्यंत हल्के, बारीक एवं महीन होते हुए भी अत्यधिक गर्माहट प्रदान करने का गुण रखते हैं। कश्मीरी साल के उद्योगों को उन्नत करने एवं प्रोत्साहन देने का श्रेय मुगल बादशाहों को जाता है। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसका श्रेय किसे जाता है, मतलब इसको क्या किया उन्होंने, काफ़ी क्या किया, आगे बढ़ाया, इस्टेब्लिश किया इसको, किसको, कश्मीरी शाल के उद्योग को किसने किया, तो जो मुगल बादशाह थे ना, जो हमारे देश में आक्रमण किए, यहाँ बस गए, कितने दिन तक तो मुगलों का राज रहा, उन लोगों ने इसको काफ़ी इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और कश्मीर में इनकी प्रधानता भी, ये लोग ज़्यादा हैं भी, उन्होंने इस उद्योग को फलने फूलने एवं उन्नत करने में भरपूर सहयोग दिया, जिससे मतलब अब नहीं ये बादशाह पड़े हैं, मतलब मुस्लिम ज़्यादा हैं, कहने का ये मतलब है, जिससे यहाँ की निर्मित शालों को प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। मुगल सम्राट अकबर कश्मीरी शालों का प्रयोग बड़े उत्साहपूर्वक, बड़े शौक में, जैसे हम लोग कोई कपड़ा होता है ना, बड़े शौक में पहनते, कोई जैकेट हो गई, कोई शूज़ हो गया, कोई जैसे टोपी ठंडी आ गई है, या कोई ड्रेस हो गई, तो कितने मन से कोई ड्रेस जो पसंद था बड़े मन से पहनते, वैसे वो भी बड़े उत्साह से पहनते थे। कौन, अकबर। वे इसे उपहार स्वरूप दूसरे राजा महाराजाओं को देते भी थे। मतलब अकबर यहाँ पे शासन किए ना, अकबर क्या थे, मुगल शासक थे, तो वो क्या करते थे, जब यहाँ पे शासक तो जो कोई और आता था तो बड़े शौक से, कि मतलब बड़े शौक से उनको भेंट भी करते थे, देते भी थे। क्यों देते थे, क्या कि वो अपनी सुंदरता को, वो जब क्योंकि वो शासन में थे उस टाइम इस उद्योग को बहुत इस्टेब्लिश किया गया, बढ़ाया गया और वो शौक से पहनते थे, उसकी क्वालिटी उनको पसंद आती थी, तो वे दूसरी, जैसे हम होता है ना, कोई चीज़ जैसे शाही पनीर बना दो, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं सोचती हूँ बनाऊँ, खिलाऊँ लोगों को, ऐसा होता है ना, तो कोई आएगा तो मैं बना के खिलाऊँ, लोग मेरी तारीफ़ करें, ऐसा मन में आता है ना कि भाई मुझे आता है, मैं बना दूँगी, ऐसे वैसे। मैंने भी सीखा, पहले कुछ नहीं आता था, तो वही चीज़ है कि मतलब है कि वही बड़े शौक से दूसरों को गिफ्ट भी करते थे। कश्मीर में इतने सुंदर एवं आकर्षक पश्मीना शाल बनाए जाते थे, जैसा कि आज तक विश्व में इसकी बराबरी का शाल ही नहीं बन पाया। और रियल बता रहे, बहुत खूबसूरत होती है, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगी अगर निकाल दी तो, पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं ना, तो पैकिंग हो जाती है, तो चीज़ें निकल नहीं पाती, कहाँ पैकिंग कहाँ रख दिया। अगर मौका मिला तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अब एकदम ओरिजिनल तो नहीं कह सकती, 1,00,000-2,00,000, लेकिन पश्मीना है। यह शाल अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता एवं विशेष गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। परंतु जब भारत में, मतलब मैं आपसे बता रही हूँ, वो शाल इतनी छोटी इसमें हो जाती, मतलब लपेट के रखोगे ना, तो अगर जो टॉवेल होती है वो भारी पड़ जाती है उस शॉल के आगे। बहुत पतली बारीक सी दुपट्टा, स्टॉल जो होता है, तो स्टॉल तो अलग चीज़ है, एक दुपट्टा जैसे आप उड़ती है ना, उतनी पतली है, उस पर एकदम फाइन से क्या हुआ, उस पर मतलब एम्ब्रॉयडरी है, जो कसीदा करी जाती है ना कश्मीर में, वैसी एम्ब्रॉयडरी है। और हम आपको बता रहे हो इतनी महीन है, ओढ़ लो ना तो मतलब लगता है, और वेट भी नहीं है उसका, और इतना आराम देती है कि मैं क्या बताऊं। तो इस साल की यही क्वालिटी भी होती थी शायद, इसमें क्या नहीं पता। यह साल अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता एवं विशेष गुणों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। परंतु जब भारत में अंग्रेजी राज्य का पदार्पण हुआ, तब इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची।
अंग्रेज़ क्या किए, क्षति किए, पर मुग़ल जो बादशाह थे उन्होंने क्षति नहीं की, उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया और बढ़ाया। उन्होंने इस उद्योग को केवल हानि ही नहीं पहुंचाई बल्कि इसे नष्ट कर डाला। इस उद्योग एवं कला से जुड़े तमाम लोग इसे छोड़कर जीविकोपार्जन हेतु अन्य कार्य करने लगे, जिससे दिन प्रतिदिन इस कला का ह्रास हो गया, मतलब पतन होने लगा। अंग्रेजों का उद्देश्य ही यही था कि भारत की कला एवं संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी सरकार पुनः इस उद्योग को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दे रही है, साधन जुटाए जा रहे हैं, कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, बिक्री का प्रबंध किए जा रहे हैं, परंतु तब जैसे साल बनते थे आज वैसे साल नहीं बन पाते, बहुत महंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब अगर आप रियल में खरीदने, वो तो होता नहीं जैसे हम शौक पूरी के कि मेरे पास है तो वो तो चलो मिल जाती है सस्ते में, मतलब सस्ते का मतलब 2000, 3000, 4000, 2500, 5000 इतने तक, लेकिन वो रियल में जो होती है वो लाखों में मिलती है। ठीक है, हालांकि आज भी कश्मीरी साल अपनी सुंदरता एवं उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु ये साल प्राचीन काल के साल की बराबरी नहीं कर पाते। कारण स्पष्ट है कि तब कला के लिए थी, न कि धन के लिए। कला के हर नमूने से कलाकार का व्यक्तित्व झलकता था। सही बात है, आप आगरा के किले देखो, लाल किला देखो, मतलब इतनी महीन तरह से इतनी नक्काशी की रहती है कि देख के मन में ये आता है कि कौन ऐसे किया होगा। मैं आपको अपने नॉलेज के लिए बता देती हूँ, कभी गांव जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी भी, क्योंकि हमारे घर में एक समय था जमींदारी थी, और मतलब अभी तक भी मतलब भी पॉलिटिक्स वगैरह है, तो मेरा घर है जो पुराना वाला वो एक किले की तरह दिखता है। जैसे किला होता है ना, वैसे हमारे घर में भट्ठे वगैरह भी चलते थे, तो वो घर एकदम किले की तरह है। उसमें जो घरों में, जैसे कच्चे घरों में, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, कच्चे घरों में सपोर्ट के लिए ना ऐसे करके एक लकड़ी का, उसे अब हर जगह क्या बोलते हैं नहीं जानते, हमारे साथ घोड़िया ऐसे कुछ बोला जाता है उसको, इस ऐसे लगे रहते हैं चारों तरफ, उस पर फिर वो मिट्टी का जो छप्पर नहीं लगाते हैं, ठप्पुआ उप्पुआ बोलते हैं, वो उस पर जैसे ये मिट्टी का जो ऐसे ऐसे बनता है चौकोर चौकोर, फिर एक गोल गोल ऐसे करके जो उसको मतलब छाते हैं जो घर को ऊपर, वो जो लगा है, इस जो ये लगे हुए हैं जो दरवाजे हैं उसमें मैं बता रही हूँ इतनी मोटी मोटी और इतनी महीन नक्काशी की हुई है कि मतलब देख के ये लगता है कि कैसे कोई बनाया होगा। सोचो जो एक आम इंसान का आम घर इतना सुंदर बन सकता है, तो उस ज़माने में जो राजा महाराजा होते होंगे, मतलब वो लोग जो बनवाया हमें नक्काशी की, वो कितनी फाइन कला उनके अंदर होती होगी, मैं तो यही सोचती हूँ। और उसको जब मैं जाती हूँ देखती मैं ही नहीं, जो भी मतलब हमारे घर को ऐसे लोग देखने आते हैं, मतलब अच्छा है, बड़ा है, तो लोग मतलब होता नहीं पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब लोग पक्के घरों में रहने लगे, बना दी, जिसके रहे भी वो भी गिरवा उरवा दिए, तो वो इतना अच्छा दिखता है कि मैं उसमें इतने मतलब बहुत फाइन आर्ट तरीके से दादाजी मतलब जो रहे होंगे पुराने लोग शौक से वैसे ही बनवाए होंगे, उन्होंने कला प्रसिद्ध झलकता रहा होगा, वो लोग भी बनवाए होंगे ऐसे ही। तब कला से परिपूर्ण सालों का मुंह मांगा इनाम मिलता था। मुगल बादशाह बड़े शौक से इसे धारण करते थे और उत्कृष्ट निर्माण के लिए कलाकार को प्रोत्साहित करते थे। जब मैं कभी गांव जाऊंगी ना तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगी अपना घर होगा। कश्मीरी साल के अतिरिक्त यहाँ के नमदा, सातूरन, लुई, गर्म चादरें, कंबल और क्या कोट, फेरन आदि प्रसिद्ध थे। कश्मीरी शाल देखिए, फेरन वही पहने थे जो लॉन्ग ऊपर से नीचे पूरा ड्रेस पहनते हैं। आप लोग देखते हो कश्मीरी लड़कियां या बहुत लोग कश्मीर में जाते हैं फोटो खिंचवाने, या गूगल पे सर्च करना फेरन क्या होता है, तो ऊपर से नीचे तक क्या होता है, वो पूरा ना लबादा टाइप का एक ड्रेस होता है, उस पर कशीदाकारी की हुई रहती है, कश्मीरी जो एम्ब्रॉयडरी होती है, और लोग फोटो वोटो खिंचवाते हैं तो वो ड्रेस वो धारण करवाते हैं, उसे ही फेरन कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीरी साल के अतिरिक्त यहाँ के नमदा, सातूरन, लुई, गर्म चादरें, कंबल, कोट, फेरन आदि प्रसिद्ध है। वैसे मैं एक वीडियो डालूंगी इसके ऊपर। कश्मीरी शाल के खरीदार मुख्यतः विदेशी पर्यटक हैं। विदेशों में इस साल की काफ़ी मांग है। इतनी चीज़ें मैं आज बताती हूँ, इतने में कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं समझा देती हूँ। कल से मैं ऊन प्राप्ति के साधन बताऊंगी, एक दिन बता दूंगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ बता के कुछ इंटरटेन करा के पढ़ाऊंगी ना, आप लोग को मज़ा भी आएगा, और कुछ दिन के बाद आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करने लगेंगे कि मैडम ने आज वीडियो नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए आपको मैं क्या बता रही थी, ऊन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बुक हटाते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम इंग्लिश में इसको ऊल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊल। एक मिनट रुकिए, जगह छोटी पड़ती यार, ऊल बोलते हैं इसको, ठीक, ऊल। अब ये आता है कि ये ऊल कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रेशा है। कैसा रेशा है,
प्राकृतिक रेशा है, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। प्राकृतिक रेशे में भी कौन सा रेशा है? तो आप बोलेंगे मैम जांतव रेशा है, ठीक है, जांतव रेशा है। फिर बोलेंगे मैम जांतव रेशा क्यों है? तो बोलेंगे क्योंकि ये जंतुओं से प्राप्त होता है। क्यों? जंतुओं से प्राप्त होने के कारण। और जंतुओं से प्राप्त होता है और उनके बाल हैं, तो इसमें जैसे आपके बाल में केराटिन प्रोटीन होती है, वैसे ये भी तब क्या है इनमें इनकी ये खासियत है, इन फाइबर्स की, इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, इसलिए इसे और क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मैम प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, प्रोटीन फाइबर भी इसको कहते हैं। अब प्रोटीन फाइबर क्यों कहते हैं? तो आप कहेंगे इसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, इसी कारण, नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको कितने क्वेश्चन मिले, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई ना, आप एकदम जड़ तक आ गए। अब नंबर 2 आता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं। मैं अभी जांतों की बात करी, ऊन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ, मैं जांतों की बात कर रही हूँ। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? एक ऊल आता है और एक क्या आता है? तो सिल्क आता है। ठीक है, ऊल किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरियों से, मतलब बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगी। सिल्क किससे? एक प्रकार का कीट होता है। ठीक है, इसको क्यों रखते हैं इनको जांतों रेशा या प्रोटीन रेशा? क्योंकि क्या होता है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इनको प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे उद्गम एवं इतिहास पे। ठीक है, किस पे? उद्गम इतिहास, मतलब इसके इतिहास की बात कर रहे हैं। किसके? तो ऊन के। ठीक है, ऊल के इतिहास की बात हो रही है। ऊल के इतिहास में आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ कि इसकी मतलब इस ऊन की सभ्यता जो है, ये बाल मतलब जानवरों के बालों से कपड़े बनाने की सभ्यता कहाँ से शुरू हुई? तो शिकारियों से। किससे? शिकार युग की देन है ये। क्या है ये? शिकार युग की देन है, शिकारियों से ये सभ्यता स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसकी कहानी आपको मैंने बता दी। वो खाते थे, मारते थे, जाड़ा से, पाला से, गर्मी से, धूप से, बरसात से बचने के लिए खाते थे, मारते थे, पहन लेते थे। यही शिकार युग की तारीफ है। ठीक है, इसी में क्या हुआ, इनको एक चीज़ का ज्ञान हो गया कि जब इसको उलट करके पहन रहे हैं और इसके बाल जब ताप के एवं दाब के जब संपर्क में आ रहे हैं तो क्या हो रहा जा रहे हैं? ये जम जा रहे हैं, और जम गए तो क्या हो गया? ये और अच्छे लग रहे हैं, ये पहनने में और आराम दे रहा है। तो यहीं से किस चीज़ का निर्माण हो गया? तो आप क्या कहेंगे? यहीं से इंटरलॉक एंड फेल्टिंग मतलब वही ताप और दाब देख के क्या, जो जमाए वाला रेशा होता है उसे ही फेल्टिंग कहते हैं। फेल्ट या नमदा, इस चीज़ को याद रखना है, क्वेश्चन भी आता है नमदा। अब इतनी चीज़ें आप जान गए, यहाँ से नमदा हो गया। फिर क्या, इसी को क्या कहते हैं? जो ये बाल सहित, देखो इस पे एक क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था, बाल सहित खाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फर और फेल्ट के रूप में किया जाता है। बाल सहित खाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यही ताप और दाब द्वारा जो जमाया जाता है, बाल सहित खाल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? फर एवं फेल्ट के रूप में किया जाता है प्रयोग। सब चीज़ें बस की पॉइंट पकड़ते जाना। ठीक है, अब नंबर आया कि ठीक है, इसको मारने लगे, खाने लगे, जमाने लगे और यूज़ करने लगे। अब तो ये ख़त्म हो जाएगा। जब मार मार के खाने लगेंगे, इतनी पॉपुलेशन है भैया पूरे वर्ल्ड की, चाइना फर्स्ट, सेकंड भारत, इतनी अरबों में जनसंख्या है, उतनी तो प्रजाति ही नहीं होंगी। तो उसको जब मार के खा जाएंगे तो फिर बाद में क्या होगा? तब इनका जब माइंड विकसित होने लगा, ये थोड़ा ब्रॉड माइंड के जब होने लगे, इनका विकास हुआ, तो इन्होंने क्या किया? पालना शुरू कर दिया। क्या किया? इन भेड़ बकरियों को पालना शुरू कर दिया। अब पालने के बाद इनके बालों को काट कर उसका क्या किया? उससे इन्होंने ऊल की प्राप्ति कर ली। समझ आया यहाँ तक? ऊल की तो प्राप्ति हो गई, मारा काटा खाया, जैसे भी किया, पाला ओला, ऊल प्राप्त हो गया। अब बात आती है भैया, ऊल आया तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ? अब तो दिमाग में आता है भैया, हुआ तो ठीक है, इसका भी तो कोई आविष्कार किया होगा, किसके दिमाग में आया होगा। तो इसके विषय में ये कहा था कि ये ऊनी वस्त्र का जो निर्माण कला थी ना, इस निर्माण कला जो इसकी थी, ऊनी वस्त्र की निर्माण कला जो ऊल की थी, वो कहाँ सर्वप्रथम कहाँ पे माना जाता है कि हुआ है? इंग्लैंड में। कहाँ पे? पश्चिमी देशों में। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में, इंग्लैंड में
हुआ माना जाता है। ठीक है, यहाँ कब से? प्राचीन काल 80 AD मतलब 80 AD से भी उत्तम श्रेणी के ऊन बनाए जाते हैं। 80 AD लिख लो, तब से यहाँ उत्तम श्रेणी के ऊन बनाए जाते हैं। आपने यहाँ तक जान लिया कौन पहनता था, तो राजा महाराजा ये लोग पहनते थे। अब नंबर आता है जब मेसोपोटामिया की जब खुदाई हो रही थी वहाँ पे, तो उसमें साक्ष्य निकला था क्या, मतलब खुदाई में, मतलब ये साक्ष्य निकला कि ऊन के वस्त्रों का निर्माण कहाँ किया गया, तो यहीं प्रारंभ किया गया। कहाँ? मेसोपोटामिया में। ये क्या था? आपका जन्म स्थान। ये देखो ऊनी कला का सर्वप्रथम ऊनी, याद रखना 2 चीज़ का अंतर याद रखना। क्या? जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान कहाँ मानते हैं? तो मेसोपोटामिया। और ऊनी वस्त्र कला का निर्माण कहाँ मानते हैं? तो आप बोलेंगे मैम इंग्लैंड। ये अंतर याद रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतर मतलब आंसर देना, और इस अंतर को ध्यान रखना कि मेसोपोटामिया में ये क्या था, ऊन का जन्म स्थान था। यहाँ कपड़े की बात नहीं हो रही थी, पर यहाँ क्या हुआ था, वस्त्र बनना शुरू हो गया था। तो कहाँ पे? तो सबसे पहले इंग्लैंड में 80 AD में। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना। और जन्म स्थान कहाँ माना था? मेसोपोटामिया। खुदाई में ये चीज़ का प्रमाण मिला कि वहाँ के जो गडेरिया हुआ करते थे वो क्या करते थे, तो कहाँ के? मेसोपोटामिया के जो गडेरिया हुआ करते थे वो क्या करते थे, मैरिनो जाति की भेड़ों को पालते थे। क्या करते थे? मैरिनो जाति की भेड़ों को पालते थे, उन्हीं से वो ऊन प्राप्त करते थे, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? मैरिनो ऊल कहते हैं। ठीक है, मैरिनो ऊल कहते हैं। इस अंतर को आप याद रखना। उसके बाद तो हर जगह होने लगा। और एक बात, 13वीं शताब्दी में सर्वप्रथम ऊन का उत्पादन कार्य स्टार्ट हुआ। देखो महीन अंतर है। 13वीं शताब्दी में स्पेन में क्या ऊन उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। ऊन उत्पादन का कार्य प्रारंभ हुआ। अब तीनों अंतर आप समझे। जन्म स्थान मेसोपोटामिया मानते हैं। एग्जाम में आया अगर मेसोपोटामिया तब लगाना, अगर नहीं आया तो खोजने मत लगना। अगर इंग्लैंड दिखे तो इंग्लैंड को लगाना, अगर स्पेन दिखे कि कब इसका उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ तो आप स्पेन अगर है तो स्पेन में लगाना। अगर पूछे कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र कला का कहाँ प्रारंभ किया गया तो इंग्लैंड लगाना। इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और इसके साथ अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी इसका केंद्र बन गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं। देखो सबसे पहले क्या बताया, ऊन की बताई, कैसा रेशा, जानता हो रेशा। ठीक, अभी मैं फिर बताऊंगी, मत घबराओ। 10 बार पढ़ाऊंगी, 20 बार पढ़ाऊंगी, समझा के छोड़ूंगी। फिर आता है भारत का नंबर। भारत का जब नंबर आया तो यहाँ क्या, कश्मीर में सर्वप्रथम कश्मीर में क्या हुआ, ऊन का उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ की जो है कश्मीर की शाल, जिसमें क्या कहते हैं, पश्मीना शाल कहते हैं, वो क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी लोगों ने बहुत तारीफ़ की। अकबर इसको पहनने में उनको बड़ा मज़ा आता था। यहाँ की पश्मीना शॉल फेवरेट है, मतलब अच्छी माने थे। दूर दूर तक क्या है, इसकी गर्माहट, इसकी सुंदरता, इसकी क्वालिटी, इनकी हर चीज़ों का क्या है, फेमस है। इतनी चीज़ समझ गए। और कश्मीर शाल के अतिरिक्त यहाँ पे और क्या बनता है, मतलब कश्मीरी शाल जो पश्मीना शॉल होती है इसके अतिरिक्त और क्या बनता है, तो आप बोलेंगे मैम नमदा, वही जो क्या होता है, ताप और दाब से जमाया जाता है। और क्या बनता है, सहतूरन। और क्या बनता है, लुई। और क्या, यहाँ कपड़े होंगे, उन्हीं का कल्चर, उन्हीं के नाम है, लुई, सहतूरन, ये सब उन्हीं के ड्रेस होंगे। लुई, गर्म चादरें, क्या, गर्म चादरें, कंबल इत्यादि बनते थे। और क्या है, विश्व भर प्रसिद्ध है। बस मैंने इतना ही बताया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आज बताया है। इसमें से अगर आने को रहेगा तो आपके इतने में से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। ऊन समझ गए, कैसा रेशा, प्राकृतिक, किससे प्राप्त, जानतों से, जानतों क्यों कहते हैं, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होता है। और इसको प्रोटीन फाइबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जंतु रेशे में क्या होते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन क्यों कहते हैं, क्योंकि 16% नाइट्रोजन होता है। इन नाइट्रोजन की तारीफ के कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें प्रोटीन है, इसीलिए प्रोटीन फाइबर कहे गए। ठीक है, आपने ये चीज़ जान गई। और इसके अंतर्गत कितने रेशे आते हैं, तो 2 आते हैं, ऊल आता है और सिल्क आता है, बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊल का उद्गम एवं इतिहास, मतलब ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, तो इसकी प्रारंभ शिकार युग मानते हैं। वो पहनते थे, वो खाते थे, पीते थे, उनको ओढ़ लेते थे। उनमें क्या हुआ, दाब पड़ा, उनमें क्या पड़ा, ताप, टेम्परेचर में, बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है, तो उससे क्या हुआ, वो जमे, फर और फेल्ट में बदले। आप अपने बाल में सोचो, आपको तो कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, आपके बाल में देखें, अगर अपने बाल को आप
कंघी कॉम्ब न करें। देखो इसीलिए रेशों पे भी ये किया जाता है, रेशों को समांतर करने के लिए कॉम्ब होता है ना, तो जो कॉम्ब करने के बाद जो पोनियाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं, कॉम्ब स्लीव्ड कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप अगर अपने बालों में कुछ दिन कॉम्ब न करें, बाबा हुआ को देखा करिए जो जटा वटा बहुत लंबी लंबी जटाएं, उसको क्या बोलते हैं, नाम नहीं आ रहा, उनके बालों को कुछ कहते हैं। उन बालों में देखते हैं इतने बाल उलझ गए रहते हैं कि उस पर कंघी तो की ही नहीं जा सकती, मतलब कॉम्ब तो की क्या होते हैं वो बाल, क्या एक दूसरे में सट के क्या लट बन जाती है। कभी कभी अपने बालों को भी 2-4 दिन कॉम्ब न करो तो कितनी लट बन गई है, इसमें क्या हुआ है, मतलब फंस रहा है बाल, कॉम्ब सीधे से नहीं हो रहा है, लटें पड़ गई हैं। तो उनमें भी क्या होता है, बालों में वही चीज़ होता है, दाब और ताप मिलता है, बाल देखिए कैसे जटा बन जाती है। देखिए ना शंकर भगवान की जैसे जटाएं रहती है, वैसे बाबा को देखते हैं जगह जगह घूमते हैं, लंबे लंबे बाल कर लेते हैं और बाल मोटी 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 क्या होती है, रस्सी के नुमा जटाएं बन जाती है। देखो वही सिस्टम, वही सेम सिस्टम इसमें हुआ, नमदा वैसे ही बना। क्या होता है, फर और फेल्ट पर दाब और ताप पड़ा तो देखो जैसे बाल जम गए, जटा बन गए ना, वैसे ही बाबा लोग के बाल जैसे होते, वही चीज़ इस पे हुआ और ये बन गया। ये आपने जान गया फेल्टिंग और नमदा बनने का। इसका जन्म स्थान मेसोपोटामिया के क्यों मानते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे खुदाई हुई तो क्या मिला, इसके साक्ष्य मिले, ठीक है, इसलिए जन्म स्थान मानते हैं किसको, मेसोपोटामिया को। वस्त्रों का निर्माण काल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है 80 AD में, ठीक है। और इनको पाला क्यों गया, तो मतलब पहले मार के खा लेते थे, वही पाला क्यों गया, क्योंकि इनकी क्या हो जाती है, जो इनकी स्पीसीज है वो खत्म न हो, इसलिए पालना शुरू कर दिया गया। और फिर नेक्स्ट नंबर आता है, आपको मैंने बता दिया कि जन्म स्थान मेसोपोटामिया, अगर ऑप्शन में तो लगाना, अगर ऊनी वस्त्र कला पूछे तो इंग्लैंड लगाना, कहाँ प्रारंभ हुई थी। और अगर जन्म स्थान तो गडेरिया ही मेरिनो जाति के जो ऊल है, मेरिनो जाति की भेड़ों को पालते थे, उन्हीं से उन्होंने ऊन का मतलब उत्पादन शुरू किया, मेरिनो ऊल जिसे कहा जाता है। फिर 13वीं शताब्दी में स्पेन में ऊन का उत्पादन प्रारंभ हो गया, और जो ये ऊन में स्पेन में जो उत्पादन हुआ ना, इस यहाँ पे ही मेरिनो ऊल बनता भी है। मेरिनो ऊल कहाँ बनता है, तो स्पेन में बनता है, देख लीजिए आप लोग। 13वीं शताब्दी तक स्पेन में ऊन उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया। यहाँ का ऊन मैरिनो ऊन के नाम से प्रसिद्ध है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैरिनो ऊल कहाँ बनता है, स्पेन में। कब शुरू की गई वहाँ पे, तो 13वीं शताब्दी में यहाँ पे उत्पादन कार्य शुरू किया गया। स्पेन पड़ता कहाँ है, तो ये यूरोप में है। स्पेन कहाँ है, तो ये यूरोप में आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें बस मैंने आज आपको बताई है यहाँ तक। कल मैं आपको स्टार्ट करूँगी ऊन प्राप्ति के साधन। मैं आशा करती हूँ कि मैं आज जितना बताई होंगी आपको सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और चीज़ें समझ में आ गई होगी। इतना स्थिर तरीके से मैं आपको बताती हूँ, मैं ना टाइम की पाबंदी रखती, नहीं समझाने की, ना ही कोर्स कंप्लीट करने की। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि समझ में आए और उन बच्चों को समझ में आए जिनके लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया करिए आप लोग। और देखने के लिए तो आप लोग को बहुत बहुत दिन से धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, जिसको मैं मतलब कह नहीं सकती। और अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।